Hello. So we will study today the next topic, and I hope that was a great day for you, and or it will be a great day for you if it is in morning. You're watching this video in morning. So yesterday we discussed about the transportation in plant. In this chapter we discussed about the different forces which act, and now we see the next to that. And next to that, it's mentioned that these forces they act in parallel or in addition to each other, so that we get the maximum benefit and the water can be transported up to the plant topmost part in very less time. So we study a bit more about the surface tension. These properties give वाटर हाई टेंशन स्ट्रेंथ. ये सारी प्रॉपर्टीज वाटर को क्या कहती है, ज़्यादा टेंशन स्ट्रेंथ देती है. जिस टेंशन स्ट्रेंथ का मतलब एक ज़्यादा एबिलिटी रहती है वो प्लांट के पास क्या करने के लिए, वाटर पुलिंग फोर्स लगाने के लिए, ज़्यादा कैपिलरिटी लगाने के लिए. ठीक है, द एबिलिटी द वाटर टू रेज इन द थिन ट्यूब्स इन द प्लांट कैपिलरी इज एडेड बाय द स्मॉल डायमीटर ऑफ द ट्रैकेट्स एलिमेंट्स एंड ट्रैकियाइड वेसल्स. हमें ये पता है कि जाइलम के अंदर क्या होता है. जाइलम के अंदर बहुत छोटे छोटे क्या रहते हैं, ट्रैकेट्स होते हैं. तो बहुत छोटे छोटे अगर ट्रैकेट्स हैं जाइलम के अंदर, तो उससे क्या होगा, उससे ये फायदा रहेगा कि उनके अंदर सरफेस टेंशन अच्छा रहेगा. सरफेस टेंशन अच्छा रहेगा तो उससे क्या होगा, वो जो स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज से क्या होगा, उन स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज से वाटर आराम से पुल हो सकता है. ठीक है, एंड दैट हैपन्स एंड द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस रिक्वायर द वाटर. फोटोसिंथेसिस क्या रिक्वायर करती है, वाटर. द सिस्टम्स ऑफ द जाइलम्स वेसल्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स वेन कैन सप्लाई द नीडेड वाटर. डेफिनेटली कौन लेके आएगा, वाटर को जाइलम लेके आएगा. बट व्हाट फोर्स डज द प्लांट यूज द वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू द लीफ पेरेन्काइमा सेल्स व्हिच आर देयर नीडेड. बट वो फोर्स क्या है जो वाटर को पेरेन्काइमा सेल तक लेके आएगा. पेरेन्काइमा सेल किसकी, लीफ की. ठीक है, एज द वाटर इवोपरेट्स थ्रू द स्टोमेटा सिंस द थिन लेयर ऑफ द वाटर ओवर द सेल्स इज कंटिन्यूस. तो वाटर इवोपरेट होता रहता है, कहाँ से, स्टोमेटा से इवोपरेट रहता है. जो सेल के ऊपर एक कंटिन्यूस पतली सी लेयर बन जाती है पानी की. ठीक है, थिन लेयर बन जाती है. since the thin layer is continuous and it results in the pulling of the water. जैसे वाटर हमेशा पुल होता रहता है, मॉलिक्यूल्स हमेशा, मॉलिक्यूल के बाद मॉलिक्यूल वाटर जाता रहेगा, लीफ के अंदर जाता रहेगा, जाइलम के थ्रू जाएगा. बिकॉज द वाटर कंसंट्रेशन वाटर वेपर्स के एटमॉस्फेयर की एज कम्पेयर टू द सब स्टोमल कैविटी एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस. ठीक है, और वाटर कहाँ, वाटर की लोअर कंसंट्रेशन कहाँ होगी, डेफिनेटली एटमॉस्फेयर के अंदर. तो कितना भी पानी दे दो, एटमॉस्फेयर इज एक्टिंग लाइक ए सिंक. आप उसके अंदर कितनी भी चीज़ें डाल दो, पानी वो इवोपरेट हो जाएगा वहाँ से. ठीक है, क्योंकि उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है एटमॉस्फेयर की, जो सराउंडिंग जो गैसेस है पानी के. तो इससे क्या होगा बेटा कि जो स्टोमेटल कैविटी है और जो इंटरसेलुलर स्पेसेस है उसकी कंपेरिजन हमेशा कहाँ कम कंसंट्रेशन रहेगी, पानी की, एटमॉस्फेयर में. तो वो डिफ्यूज होता रहेगा वाटर सराउंडिंग एयर के अंदर, जिससे हमेशा पुल लगता रहेगा, एक पानी वहाँ से खींचेगा और वो डिफ्यूज होता रहेगा. ठीक है, नाउ वी सी द नेक्स्ट. अगर हम मेजरमेंट करना चाहें, विद द मेजरमेंट रिवील्स दैट द force that generates by the transpiration pull can create the pressure depth sufficient to lift a xylem size column of the water over 130 meter up to height. तो जहां हमने 1 मीटर का हाइट तक कई सालों में पानी पहुंच रहा था, ओनली फॉर बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन. बट अब ट्रांसपिरेशन पुल भी है, उसकी वजह से 130 मीटर की हाइट तक भी ये काम करता है. ऐसे मेजरमेंट रिवील करते हैं. ठीक है, and then if you just see in the anatomy, this in anatomy of the leaf, then in leaf we see xylems are present, then phloems are present. Phloems are for food particles or to translocate the food particles, okay, or the food of the plant. ठीक है, and then the xylems they actually take this water up to the leaf parenchyma, then this palisades and parenchyma, then from the surface of the leaves the stomatal pores are present, and from these pores the water get diffusion to the surrounding cells when the guard cell get open, and when they get open, when they become rich in the water. जिसको हम कह देते हैं, कौन सी कंडीशन आती है, जब कंडीशन आती है जिसको हम कह देते हैं टर्जिड. ठीक है, जो हमने पढ़ा था यहाँ पे, जब टर्जिड कंडीशन आती है तो गार्ड सेल्स ओपन हो जाती है. जब फ्लैसिड कंडीशन आती है तो गार्ड सेल्स दोबारा से धीरे धीरे क्लोज होने लगती हैं. ठीक है, सो दिस वाज द वाटर मूवमेंट इन ए लीफ, एंड द एक्सपेरिमेंटल फ्रॉम द लीफ सेट अप ए प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द आउटसाइड लेयर एंड द एयर स्पेसेस ऑफ द लीव्स, एंड द ग्रेडियंट इज ट्रांसमिटेड इनटू द फोटोसिंथेटिक सेल्स एंड ऑन द वाटर गेट फिल्ड इनटू द लीफ वेन. सो ये पूरा सिस्टम रहता है. राइट, नाउ वी सी द नेक्स्ट पेज. अब हम किसके बारे में बात करेंगे, अब हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में. राइट, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इज कंप्लीट. नाउ वी विल टॉक अबाउट डेफिनेटली द फोटोसिंथेसिस, द नेक्स्ट पार्ट. ठीक है, तो हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस में थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं, देन वी विल स्लोली मूव द नेक्स्ट थिंग. ओके, okay, so the transportation has more than the one promise and it's create एक ट्रांसपोर्टेशन के more than one purpose. क्या क्या पर्पज है, मतलब वाटर तो है ही, बट और चीज़ें देखो ट्रांसपोर्टेशन क्या क्या कर रहा है.
क्या करता है, सबसे पहले क्रिएट ट्रांसपिरेशन पुल फॉर द एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, तो ट्रांसपिरेशन पुल बना के रखता है। सेकंड, इट सप्लाइज वाटर फॉर द फोटोसिंथेसिस, वाटर देता है फोटोसिंथेसिस में। थर्ड, द ट्रांसपोर्ट मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू द ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, सॉइल से डिफरेंट प्लांट के पार्ट तक क्या लेकर मिनरल लेकर आ। चौथा काम, लीफ की सरफेस को कूल करता है, और अगर आप देखोगे तो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर कम हो जाता है बाई इवोपरेशन कूलिंग, ठीक है। फिफ्थ फंक्शन, तो वी कैन एक्चुअली राइट देम 1 2 3 4 फिफ्थ, तो ये फिफ्थ फंक्शन क्या होगा, फिफ्थ फंक्शन होगा क्या, ये वाला फिफ्थ फंक्शन होगा, इट मेंटेन द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट बाय कीपिंग द सेल टर्जिड, सेल्स को हमेशा टर्जिड रखता है, तो वो हमेशा अपने लीफ हमेशा अपने शेप में रहते हैं, सेल्स अपने शेप में रहते हैं, राइट। ठीक है, अब आगे समझते हैं, आगे क्या है, an actively photosynthesizing plant has instable need of the water, बिल्कुल जो बिल्कुल काम फोटोसिंथेसिस लगातार प्लांट में हो रही है तो उसको बहुत सारे पानी की जरूरत होती है। फोटोसिंथेसिस इज द लिमिटिंग बाय द अवेलेबल वाटर विच इज कैन बी स्विफ्टली डेप्लीटेड फ्रॉम द ट्रांसपिरेशंस, तो फोटोसिंथेसिस के लिए लिमिटिंग फैक्टर क्या है, वाटर की अवेलेबिलिटी। फोटोसिंथेसिस के लिए लिमिटिंग फैक्टर है वाटर की अवेलेबल होना, वाटर का प्रेजेंट होना, फोटोसिंथेसिस के लिए लिमिटिंग फैक्टर है वो, ठीक है। द ह्यूमिडिटी ऑफ द रेनफोर्स इज डायरेक्टली ड्यू टू द वास्ट साइक्लिंग ऑफ द वाटर फ्रॉम द रूट टू द लीफ टू द एटमोस्फेयर एंड द बैक टू द सॉइल, तो ये भी हमें पता है क्या होता है, प्लांट क्या करेंगे, वाटर छोड़ेंगे, कहाँ जाएगा, एटमोस्फेयर में जाएगा, ठीक है जी। एटमोस्फेयर में कैसे जाएगा, क्लाउड्स बन के एटमोस्फेयर में जाएगा, फिर अब क्लाउड्स बन के एटमोस्फेयर के अंदर जाएगा तो एटमोस्फेयर से कहाँ जाएगा पानी, डेफिनेटली दोबारा से सॉइल में आ जाएगा, कैसे, बाय रेन, रेनिंग जिसको हम कह देते हैं, रेन होगा, ठीक है। यहाँ से इवोपरेशन हुआ, ट्रांसपिरेशन हुआ, तो इससे क्या रहेगा, इससे ह्यूमिडिटी बनी रहेगी, इससे क्या रहेगा, इससे ह्यूमिडिटी बनी रहेगी, उसका क्या फ़ायदा, वाटर लेवल हमारा मेंटेन रहेगा, इसलिए हम कहते हैं कि हमें प्लांट्स लगाने चाहिए, ठीक है, जिससे क्या होता है, वाटर लेवल मेंटेन रहता है, ये वो मैकेनिज्म है, ये उसके पीछे स्ट्रेटेजी है, ठीक है। Then the evolutions of C4 photosynthetic system is probably one of the strategies for maximizing the availability of CO2 while minimizing the water loss. C4 plants are twice as efficient than the C3 plants in terms of the fixing carbon, that is carbon dioxide, and making that sugar. However, a C4 plant lose only half as much water as C3 plant for the same amount of CO2 fix. अब ये क्या है जी, दो तरह के प्लांट होते हैं, ठीक है। वी कैन एक्चुअली डिवाइड द प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैकेनिज्म फॉर यूजिंग अ डार्क रिएक्शन एंड बाय यूटिलाइजिंग द कैपेसिटी ऑफ CO2 accumulation or assimilation, that is CAM3 plant and CAM4 plant, ठीक है। CAM3 plant and CAM4 plant, दो तरह के हम प्लांट डिवाइड करते हैं। अब जो C4 प्लांट करते हैं, ये क्या करते हैं, ये ज़्यादा एफिशिएंट है, ये ज़्यादा इवॉल्व है। कैसे इवॉल्व और एफिशिएंट है, ये मैक्सिमम एबिलिटी होती है इनके पास कि CO2 जो अवेलेबल है, कम CO2 के अंदर, या सॉरी कम वाटर के अंदर ज़्यादा CO2 को फिक्स कर सके, क्योंकि वाटर क्या लिमिटिंग फैक्टर है। लिमिटिंग फैक्टर मतलब प्लांट के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाटर की होती है, उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी फोटोसिंथेसिस के लिए। वो क्यों होती है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था पिछले क्लासेस के अंदर 99% वाटर तो इवैपोरेट हो रहा है, 1% वाटर कहाँ जा पा रहा है, ट्रांसपिरेशन, उसमें फोटोसिंथेसिस में लग पा रहा है, 99% तो वाटर ट्रांसपिरेशन हो रहा है। तो जो वाटर की कमी है प्लांट को, उसको प्लांट कैसे ओवरकम करेगा, C4 फोटोसिंथेटिक सिस्टम यूज़ करके, CAM4 फोटोसिंथेटिक सिस्टम यूज़ करके, जिसके अंदर वो मैक्सिमाइज CO2 के यूज़ को मैक्सिमाइज कर सकता है, ठीक है। मैक्सिमाइज मतलब CO2 को कम से कम, CO2 को ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट करेगा, वाटर को कम से कम लेगा, ये यहाँ लिख रहा है इस पैरा के अंदर, ओके। वी सी द नेक्स्ट, दैट इज प्लांट मिनरल्स को कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, वाटर के साथ मिनरल ट्रांसपोर्ट होता है। आप देखते हैं कैसे, प्लांट ऑब्टेन देयर कार्बन एंड मोस्ट ऑफ देयर ऑक्सीजन फ्रॉम CO2। प्लांट को ऑक्सीजन में किसमें ज़रूरत है, प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं, बहुत सारे आप समझते होंगे कि प्लांट को ऑक्सीजन की तो ज़रूरत ही नहीं है, प्लांट ऑक्सीजन छोड़ते हैं, बट प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं, इसलिए प्लांट को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और प्लांट अपने ऑक्सीजन कहाँ से डिमांड पूरी करता है, CO2 के साथ। और ऑक्सीजन CO2 इसमें एक और चीज़ क्या है, कार्बन, तो प्लांट अपना कार्बन भी कहाँ से लेता है, CO2 से, ठीक है। तो प्लांट अपने कार्बन और ऑक्सीजन दोनों चीज़ों को कहाँ से ले लेता है, CO2 से। ये याद रखना कि प्लांट रेस्पिरेशन प्लांट भी करते हैं, और कब करते हैं, फिर आप सोचते होंगे रात में करते हैं, नहीं, प्लांट 24/7 रेस्पिरेशन करते हैं। और फॉरगेट अबाउट प्लांट, कोई भी लिविंग सेल, ठीक है, वी ह्यूमन्स और एनिमल्स एंड और प्लांट्स, वी डू 24/7 रेस्पिरेशन, दिन में भी रात में भी।
बट रात में क्या होता है, प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, उसकी वजह से जो उनका प्रोडक्ट उनसे बॉडी से बाहर निकलता है वो CO2 होता है। दिन में फोटोसिंथेसिस करते हैं इसलिए प्रोडक्ट जो बाहर निकलता है वो ऑक्सीजन होता है, ठीक है। और जो दिन में जो प्लांट्स मतलब उनको ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के, वो CO2 से ले लेगा। तो और CO2 कहाँ से आ रही है, एटमोसफेयर से। हाउएवर देयर रिमेनिंग न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द वाटर एंड द मिनरल्स। बाकी सारी चीज़ कहाँ से आएंगी, उनको वाटर और मिनरल्स से, जो उनकी न्यूट्रिशंस रिक्वायरमेंट्स हैं। तो कैसे कैसे मिनरल्स कैसे अपटेक होते हैं, ये तो हमने पढ़ा था, एक्टिवली अपटेक होते हैं, और डिटेल में हम पढ़ते हैं मिनरल्स का अपटेक ऑफ द मिनरल साइंस। अनलाइक वाटर और मिनरल्स कैन नॉट बी पैसिवली अब्जॉर्ब बाय द रूट। वाटर तो पैसिवली अब्जॉर्ब हो रहा है रूट के अंदर, बट सारे मिनरल्स पैसिवली नहीं जा सकते। पैसिवली मतलब बिना पैसे के दिए, बिना खर्चा किए, बिना एनर्जी लगाए नहीं जाएंगे। उनको प्लांट को एनर्जी लगानी पड़ेगी, खर्चा करना पड़ेगा अपनी ATP का। पैसा कौन है यहाँ, एनर्जी करेंसी ATP, उसका खर्चा करना पड़ेगा, जब ही मिनरल्स अंदर जाएंगे। द टू फैक्टर अकाउंट फॉर दिस इज, फर्स्ट फैक्टर क्या है, मिनरल आर प्रेजेंट इन द सॉइल एज चार्ज्ड पार्टिकल्स विच कैन नॉट मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। मिनरल्स कैसे प्रेजेंट होते हैं जी, चार्ज पार्टिकल में। चार्ज मतलब मिनरल के ऊपर अगर मेटल का मिनरल है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, क्लोराइड है तो नेगेटिव चार्ज होगा, सल्फेट है तो नेगेटिव चार्ज होगा। तो मिनरल के ऊपर चार्ज होते हैं, और कोई भी चार्ज पार्टिकल सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि जितने भी चार्ज पार्टिकल है वो किसमें सॉल्युबल है, वाटर में, ठीक है। आयंस आर सॉल्युबल इन वाटर, ऑल आयंस आर सॉल्युबल इन वाटर, चाहे वो जैसे आयनिक सॉलिड हो, फॉर एग्जांपल NaCl वगैरह, ठीक है जी। तो सारे के सारे जो NaCl है, आयनिक सॉलिड है, वो पानी में सॉल्युबल होते हैं, इसलिए वो सेल मेम्ब्रेन से तो पास नहीं कर पाएंगे। सेल मेम्ब्रेन तो लिपिड की बनी हुई है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल इन द सॉइल इज यूजुअली लोअर देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल इन रूट। बिल्कुल सही बात है, सॉइल के अंदर तो बहुत सारा कॉन्सेंट्रेशन है, रूट के अंदर बहुत साइज भी उसका छोटा है तो बहुत कम है, तो डेफिनेटली क्या होगा, एक्टिव प्रोसेस होगा। देयरफॉर द मोस्ट मिनरल्स एंटर इन द रूट बाय द एक्टिव प्रोसेस इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ एपिडर्मल सेल्स। पहले कहा आएंगे एपिडर्मल सेल के साइटोप्लाज्म में अंदर आएंगे, इसके लिए एनर्जी लगती है, एनर्जी करेंसी लगेगी, ATP लगेगा। द एक्टिव अपटेक ऑफ द आयंस इज पार्शियली रेस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट इन द रूट। अब आयन को ले लिया है, ठीक है। अब रूट ने क्या किया है जी, रूट ने आयंस को ले लिया। प्लांट की जो रूट है उसने क्या किया है, जैसे ये रूट हेयर मैंने आगे एक्सटेंड करके जूम पे बना रहा हूँ, तो रूट हेयर ने आयंस को ले लिया, आयरन को ले लिया है, ठीक है, सल्फेट को ले लिया, आयंस को ले लिया है। तो आयंस को ले लिया, तो अब आयंस तो रूट के अंदर पहुंच गए, तो उससे क्या होगा, इस रूट हेयर के अंदर जैसे आयन पहुंच गए हैं वैसे ही पीछे पीछे पानी आएगा, वाटर आएगा। क्यों, क्योंकि वाटर तो फिर देखेगा कि मेरा वाटर पोटेंशियल कम कहाँ है, इधर कम है, आयंस आ गए तो आज वाटर इसके पीछे पीछे आ जाएगा, ये एक फायदा होता है, ठीक है। तो सम आयंस ऑल्सो मूव इनटू द एपिडर्मल सेल पैसिवली। हाँ, कुछ आयन पैसिवली आ जाते हैं, जिनका साइज हो सकता है छोटा हो, वाटर के साथ फ्लो करके अंदर घुस जाते हैं। कुछ आयन पैसिवली भी आते हैं। आयंस आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल बाय द बोथ एडिक्टिव प्रोसेस, दैट्स व्हाई वी कैन से दिस लाइन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इन्होंने बना दी है कि आयंस कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, दोनों तरह से, एक्टिवली और पैसिवली, दोनों तरह से आयंस एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है। कहाँ, रूट के अंदर। Some proteins in the membranes of the root hair cells actively pump ions from the soil into the cytoplasm of the epidermal cells. कुछ तो प्रोटीन ही पंप कर देते हैं, बाहर से उठाएगा सॉइल से और साइटोप्लाज्म के अंदर पंप कर देगा एक्टिवली। लाइक ऑल सेल्स, द एंडोडर्मल सेल्स हैव मेनी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स एम्बेडेड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे बाकी सेल्स में भी है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो सेल्स है उसके अंदर भी प्रोटीन एम्बेडेड है। एम्बेडेड मतलब उसके अंदर इंटर्ड है, एंट्रैप्ड है। वो प्रोटीन का क्या काम होगा, ट्रांसपोर्टेशन का। किसका ट्रांसपोर्ट करेंगे, आयंस का। दे लेट सम सॉल्यूट क्रॉसेस द मेम्ब्रेन बट नॉट द अदर। वो कुछ को तो आने देते हैं, कुछ को नहीं आने देते, बिकॉज वी जस्ट स्टडीड कि प्रोटीन्स आर सेलेक्टिवली permeable, right? The transport proteins of the endodermal cells are control point where plant adjusts the quantity and the type of the solute that reaches to the xylem. ये italics में दे रखा है, इंपॉर्टेंट लाइन है कि ट्रांसपोर्टेशन जो प्लांट के थ्रू होगा वो एक कंट्रोल पॉइंट है, जिसको चाहिए वही आएगा, और क्वांटिटी कितना आएगा, कौन सा आएगा, ये सब यहाँ ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन डिसाइड करती है। नॉट दैट द रूट एंडोडर्मिस बिकॉज ऑफ द लेयर ऑफ द सुब्रीन हैज एबिलिटी टू एक्टिवली ट्रांसपोर्ट आयंस इन वन डायरेक्शन ओनली। अब हमने जब पढ़ा था अभी पीछे कि जो ये वाले फिगर के अंदर यहाँ सुब्रीन होती है एंडोडर्मिस के अंदर, तो सुब्रीन क्या करेगी, एक बार आयन अंदर आ गया उसको बाहर नहीं जाने देगी, ठीक है। तो सुब्रीन, क्योंकि सुब्रीन क्या इम्परमिएबल है आयंस वाली चीज़ के लिए, तो इसलिए एक ही डायरेक्शन में बाहर से अंदर आ पा सकता है, सिर्फ एनर्जी वहीं लगेगी तो वहीं से आएगा, ठीक है। सीधा नेक्स्ट पेज, एंड टुडे वी विल फिनिश दिस चैप्टर। अब हम समझते हैं क्या, ट्रांसलोकेशंस ऑफ मिनरल साइंस। ट्रांसलोकेशंस ऑफ मिनरल साइंस की मिनरल साइंस आ तो गए, अब कैसे आगे जाएंगे, कैसे नेक्स्ट पार्ट के अंदर जाएंगे, ठीक है, वो हम समझते हैं। अब ट्रांसलोकेशंस ऑफ मिनरल साइंस, आफ्टर द आयंस हैव रीच्ड द जाइलम दे हैव द एक्टिव और पैसिवली अपटेक। अब उसको अपटेक करना पड़ेगा, ऊपर चढ़ाना पड़ेगा, एक्टिव है पैसिव दोनों तरह से ये भी हो सकती है, ठीक है।
दोनों तरीके से हो सकती है, और एक कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, बिल्कुल। द फर्दर ट्रांसपोर्ट अप टू द स्टेम टू द ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट इज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। बाद में इसमें किसमें कौन ट्रांसपोर्ट करेगा उनको, जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रीम है उसी के थ्रू, उसी स्ट्रीम के थ्रू ही जाएगा। द चीफ सिंक्स फॉर द मिनरल्स एलिमेंट्स आर द ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट। जो बिल्कुल बढ़ते जा रहे हैं प्लांट के, जैसे बढ़ते क्या पार्ट है, लेटरल मेरिस्टेम होगी, एपिकल मेरिस्टेम होगी, लीव्स हो गए, बड़े बड़े जो फ्लावर बनेंगे, डेवलपिंग बड़े बड़े फ्लावर या फ्रूट बनेंगे, जो डेवलपिंग फ्लावर फ्रूट है, सीड है, या जो स्टोरेज ऑर्गन है, यहाँ मिनरल्स को जाके डिपॉजिट करना है। इसलिए हम कहते हैं कि हमें प्लांट्स खाने चाहिए, ग्रीन पार्ट खाने चाहिए, इनमें मिनरल्स होते हैं, ठीक है। वो मिनरल्स कहाँ से है, सॉल्ट से। सॉल्ट से किसमें गए, प्लांट के अंदर, वो स्टोर कर लेते हैं। अपलोडिंग द मिनरल साइंस अकर इन द फाइन वेन एंडिंग थ्रू द डिफ्यूजन एंड एक्टिवली बाय दीज सेल्स। कैसे कैसे अकरिंग अपलोडिंग होती है, एक तो डिफ्यूजन के थ्रू, दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, वीन्स के थ्रू जाता है और अपलोडिंग हो जाती है, यहाँ स्टोर हो जाते हैं। मिनरल साइंस आर फ्रिक्वेंटली री मोबिलाइज, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, पर्टिकुलरली फ्रॉम अल्डर सेनिसिंग पार्ट, जो पार्ट गिरने वाला, जो पार्ट सूख रहा है, वहाँ से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके नए पार्ट में डाल दिया जाएगा, प्लांट करेगा ऐसा। ओल्डर डाइंग पार्ट एक्सपोर्ट मच ऑफ द मिनरल्स कंटेंट टू द यंगर लीफ, जो पत्ती गिरने वाली है उससे काम के मिनरल्स को निकाल के यंग लीफ के अंदर भेज दिया जाएगा। सिमिलरली बिफोर द लीफ फॉल इन द डेसिडियस प्लांट्स मिनरल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम टू द अदर प्लांट, वही चीज़, ठीक है। एलिमेंट्स मोस्ट रेडिली मोबिलाइज आर फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, पोटेशियम। तो फॉस्फोरस, पी, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, ये इनको बहुत जल्दी से प्लांट की ज़रूरत होती है, इनको बहुत जल्दी से रीमोबिलाइज किया जाता है। एलिमेंट्स मोस्ट रेडीली मोबिलाइज आर दीज फोर। सम एलिमेंट्स दैट आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट लाइक कैल्शियम, दिस कैन नॉट बी रीमोबिलाइज। क्यों, कैल्शियम को क्यों नहीं इधर से उधर ज़्यादा कर सकते प्लांट, क्योंकि वो तो एक्चुअली स्ट्रक्चर के अंदर घुस गया है। स्ट्रक्चर मतलब जो सेल्स बनी उसके अंदर बिल्कुल अच्छे से इम्बाइब्ड हो गया। हाँ, बट इनको NPK को इधर से उधर कर सकते हैं। कैल्शियम, बिकॉज कैल्शियम जैसे हमारे एनिमल्स में कहाँ प्रेजेंट होता है, बोन्स में, जैसे प्लांट के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में कैल्शियम प्रेजेंट होता है, उसको रिमोबिलाइज नहीं कर सकते, राइट। एनालिसिस ऑफ जाइलम्स एग्जीक्यूट शोज दैट द सम ऑफ द नाइट्रोजन ट्रेसेस एज इनऑर्गेनिक आयंस, मच ऑफ इट एज ए कैरिड इन द ऑर्गेनिक फॉर्म एज अमाइनो एसिड्स एंड रिलेटेड कंपाउंड्स। अभी याद है एक एक्सपेरिमेंट हमने छोटा सा किया था, ये वाला, ठीक है, ये वाला देखिए एक्सपेरिमेंट। हमने क्या किया था, कट लगाया था, कहाँ, बेस के पास, उसको हमने एग्जीक्यूट को कलेक्ट किया था। इसमें क्या थी, वाटर ड्रॉपलेट आई, वाटर ड्रॉपलेट से क्या क्या साथ में आया था, मिनरल्स आया था। तो अगर वही उसी एक्सपेरिमेंट जो पिछले पेज पे दिया हुआ है, पिछले वीडियो में दिया हुआ है आपके लिए, उस पर अगर हम देखें तो हमें समझ में आएगा कि जो आयंस प्रेजेंट होता है, और आयंस इनऑर्गेनिक के साथ साथ ये ऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, अमाइनो एसिड की फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, दूसरे कंपाउंड में प्रेजेंट होता है। सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ फास्फोरस और सल्फर भी प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसी से स्मॉल अमाउंट किसका रहता है, मटेरियल्स का होता है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल डज टेक प्लेस बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। तो थोड़ा थोड़ा जाइलम से फ्लोएम से चीज़ें इधर उधर जाती रहती है। ये हमने कहाँ से पढ़ा, इसी एक्सपेरिमेंट से पढ़ा, क्योंकि ये मिनरल्स किसके थ्रू जा रहे हैं, जाइलम्स के थ्रू। अमाइनो एसिड और ये सब कहाँ से आएंगी, ये सब तो बन के आएंगी कहाँ, ऑर्गेनिक पार्ट है, कहाँ से बन के आएंगी, फोटोसिंथेसिस के बाद कार्बोहाइड्रेट बनेगा, कार्बोहाइड्रेट के बाद फिर अमाइनो एसिड्स वगैरह बनेंगे। तो ये इधर से उधर चीज़ें होती रहती है, ठीक है। Hence it is not that we clearly make a distinctions and say categorically that xylem transport only inorganic nutrients while the phloem transport organic minerals which were traditionally believed। पहले हम क्या सोचते थे, जाइलम किसको ट्रांसपोर्ट करेगा, इनऑर्गेनिक मिनरल्स को, फ्लोएम किसको ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा ऑर्गेनिक मिनरल्स को। क्यों ट्रांसपोर्ट करेगा जी, ऑर्गेनिक मिनरल्स कहाँ से बने, फोटोसिंथेसिस के बाद इनऑर्गेनिक मिनरल्स मिलते जाएंगे। जैसे CO2 से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस CO2 से ग्लूकोज बन गया, C6H12O6, कैसे, वाटर लगा, जो फिर इनऑर्गेनिक है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस और सारी चीज़ें फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में हम लिखते हैं। तो ऑर्गेनिक कहाँ जाएगा, फ्लोएम के अंदर, ये कहाँ जाएंगे, जाइलम के अंदर। अगर वाटर की बात करें, जाइलम के अंदर, ठीक है। CO2 तो आपको पता है गैस से आती है। तो पहले हम बिल्कुल सोचते थे कि ये बिल्कुल इनऑर्गेनिक यहाँ रहेगा, ऑर्गेनिक यहाँ रहेगा। अब हमने बिल्कुल दोनों को, इस कॉन्सेप्ट को उठा के हमने कहा है कि दोनों इंटरमिक्स होते रहते हैं, बिल्कुल हम अच्छे से कैटेगरी डिसाइड नहीं कर सकते, ओके। तो अब हम फ्लोएम के ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। फ्लो फ्रॉम सोर्स टू सिंक्स, क्यों दिया ये, सोर्स क्या होगा, लीफ, सिंक क्या होगा, जो भी हमने पढ़े, द चीफ सिंक इज एक्टिवली ग्रोइंग पार्ट, ठीक है। फूड प्राइमरली सुक्रोज बनता है, इज ट्रांसपोर्टेड बाई the vascular tissue phloem from the source to the sink. Usually the source is understood to be the part of the plant where the photosynthesis is taking place, that can be the leaf, ठीक है। and the sink is the part where the food store is। तो source to sink mainly usually हम ऐसे समझते हैं कि source से sink तक होता है, ठीक है। source वो part है जहाँ food बन रहा है, sink वो part है जहाँ food store हो रहा है। बट क्या ये रिवर्स भी हो सकता है,
बट द सोर्स एंड द सिंक्स मे बी द पार्ट, मे बी द रिवर्स डिपेंडिंग अपॉन द सीजन। बिल्कुल रिवर्स हो सकता है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, सीजन के ऊपर डिपेंड करता है। सीजन मतलब कौन सा, देखो आगे, जब प्लांट खाना नहीं बना रहा है वो सीजन है। मान लो प्लांट के पत्ते गिर गए, डेसिडियस प्लांट है, जैसे अभी हमने पढ़ा लीफ सारी फॉल्स हो गई, तो प्लांट उस टाइम को प्लांट का सोर्स लीफ नहीं रह जाएंगे, लीफ तो खत्म हो चुकी है, जहां उसने स्टोर कर रखा वो सोर्स रह जाएगा, ठीक है। तो ये अपोजिट हो सकता है। और द प्लांट नीड्स, प्लांट की नीड पे भी डिपेंड करता है, प्लांट में कोई डेफिशिएंसी होगी उस टाइम पे अपोजिट हो सकता है, और कुछ एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर अपोजिट हो सकता है। सुगर स्टोर्ड इन द रूट में बी मोलाइज टू बिकम द सोर्स ऑफ द फूड इन द अर्ली स्प्रिंग, ठीक है। जो रूट के अंदर जो शुगर स्टोर है ये कहाँ बन जाएगी, फूड बन जाएगी अर्ली स्प्रिंग के अंदर। व्हेन द बड ऑन द ट्री सच एज सिंक, जहां पर सिर्फ बड है वो सब सिंक की तरह एक्ट करेगा। दे नीड एनर्जी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस एपरेटस, तो उसको अभी तो अब उसको ग्रो करना है, तो उसको एनर्जी उसके स्टोर हाउस से मिलेगी। अब स्टोर हाउस लीफ नहीं रहेगी, अब स्टोर हाउस वो ऑर्गन बन गया जहां खाना बहुत सारा उसने स्टोर कर लिया है। सिंस द सोर्स सिंक रिलेशनशिप इज वेरिएबल, ये फिक्स नहीं है, वेरिएबल है, चेंज होती रहती है। डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट द फ्लोएम शुड बी बाई डायरेक्शनल, शुड बी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, तो ये होता है, ठीक है। वाटर की मूवमेंट अपवर्ड होती है, मिनरल्स दोनों तरफ मूव कर सकते हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्लोएम भी दोनों तरफ मूव कर, फ्लोएम के अंदर भी जो खाना है वो दोनों तरफ मूव कर सकता है, लीफ से इधर भी, लीफ से रूट में भी, और रूट से लीव्स में भी, दोनों तरफ मूव कर सकता है, ठीक है, बाई डायरेक्शनल है। द कॉन्ट्रास्ट विद द जाइलम वेयर द मूवमेंट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, जाइलम के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमेशा ऊपर ही चढ़ता है, जाइलम का केस है, ठीक है, और ये फ्लोएम का केस है, दोनों तरफ जा सकते हैं, ठीक है। Hence, the unlike one-way flow of the water is in transportation in transpiration, the food in the phloem sac can be transported in any required direction so long as there is a source of the sugar and sink is able to use, store and remove, तो कहीं भी इधर से उधर पहुंचाया जा सकता है। phloem sac is mainly the water in the source, phloem sac मतलब phloem के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, वाटर के साथ साथ सुक्रोज प्रेजेंट होता है, बट द अदर ऑर्गन हार्मोन्स अमीनो एसिड्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड और ट्रांसलोकेटेड थ्रू द phloem। phloem क्या काम करता है, फूड को तो लेके जाएगा, और किसकी फॉर्म में फूड को ले जाएगा, अपना फ्लोएम सैप बनाएगा। वो कैसे बनाएगा, फूड को पानी में मिला लेगा, उसके साथ हार्मोन्स और अमीनो एसिड्स इनको भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलोकेट कर सकता है, ट्रांसपोर्ट कर सकता है, राइट। वी सी द नेक्स्ट पेज देन। नेक्स्ट पेज में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं किसके बारे में, द प्रेशर फ्लो और द मास फ्लो ऑफ फ्लो हाइपोथेसिस, ठीक है, कैसे फ्लोएम काम करता है उसके बारे में हम समझते हैं। द एक्सेप्टेड मैकेनिज्म यूज्ड फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर फ्रॉम द सोर्स टू सिंक इज कॉल्ड द हाइपोथेसिस, ठीक है, ये हाइपोथेसिस है अभी, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। एज द सोर्स इज प्रिपेयर्ड एट ए सोर्स, मतलब फूड कहाँ, ग्लूकोज कहाँ बन रहा है, सोर्स में, फोटोसिंथेसिस से बन रहा है, दिस इज कन्वर्टेड टू सुक्रोज, सुक्रोज में कैसे, डाइसैकेराइड के थ्रू, ठीक है, ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज जुड़ जाएगा तो सुक्रोज डाइसैकेराइड बन जाएगी, जिसके अंदर 2 ग्लूकोज है यूनिट है।